अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम हमने स्टार्ट किया। इसके पहले 3 एसएलओज मैथमेटिकल इंडक्शन पे कवर किए और फिर 4 एसएलओज बाइनोमियल थ्योरम पे देखे। उन्हीं 4 एसएलओज में से 2 एसएलओज को हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस 2 लेक्चर से। स्टेट एंड अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम, इसी एक्शन वर्ब और इसी कंटेक्स्ट को देखते हुए आज हम बाइनोमियल थ्योरम को ही अप्लाई करेंगे, लेकिन डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चंस मैंने हाईलाइट किए हैं यादाश्त के लिए। बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला भी रिपीट किया है। फाइंडिंग अ स्पेसिफिक टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये भी हमने यूज किया है और आज इसी को इस्तेमाल करना है। आज हम जिस फार्मूले को यूज करने जा रहे हैं वो यही है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में एक स्पेसिफिक टर्म जो है वो कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। गॉट इट? वही फार्मूला, लेकिन क्वेश्चन के जरिए मैं इसकी एसेंस आपको समझाऊंगा, एग्जांपल के जरिए इसकी एसेंस समझाऊंगा। स्क्रीन प्लीज। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। और अगर इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा आगे करें, फाइंड द मिडल टर्म, फाइंड द स्पेसिफिक कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यानी कि पूरा थ्योरम एक्सपेंड नहीं करना और अपनी रिक्वायरमेंट फाइंड करनी है कि ऐसी टर्म फाइंड करो जो मिडल हो, या ऐसी टर्म फाइंड करो जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो। अब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? अंडरस्टूड सी बात है, कांस्टेंट टर्म जिसमें लुकमान वेरिएबल नहीं होता, वो नंबर होता है, वो कांस्टेंट होता है। गॉट इट? तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब ऐसी टर्म फाइंड करें जिसमें एक्स की पावर 0 होनी चाहिए। हमने लास्ट लेक्चर में ये ऑब्जर्व किया, ये सीखा कि जितनी पावर होती है नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज्यादा होती हैं। इसकी 21 है तो इसमें से 22 टर्म्स निकलेंगी, इसकी आप 16 है तो 17 निकलेंगी, 10 है तो 11 निकलेंगे। अब अगर मैं आपको कहूं लुकमान ये 21 टर्म वाले एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करें जरा, आप कहेंगे सर जाने दे, तो इसको एक्सपेंड करना मुश्किल काम है। तो इसलिए तो ये फार्मूला था, इसलिए तो ये फॉर्मूला था कि बजाय कि फुल एक्सपेंशन करो, जहां पे जो रिक्वायरमेंट है, जो चाहिए वो फाइंड कर लो, उसको ऑब्जर्व कर लो, डिस्कस कर लो। गॉट इट? तो मैं क्वेश्चन करने लगा हूं, एक्स माइनस 1/x² रेज टू पावर 21, एक्स माइनस 1/x² रेज टू पावर 21। मैंने फाइंड करनी है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। फॉर्मूला मैंने लगा दिया, टी आर प्लस 1th टर्म इज इक्वल टू एन सी आर ए एन माइनस आर बी आर। अब एन गिवन है 21, आर मुझे नहीं पता, मुझे तो सिर्फ एक्स की नेचर पता है कि एक्स की पावर 0 होनी चाहिए। मुझे ये तो नहीं पता कि ये कौन से नंबर की टर्म पे निकलेगा, ये कितनेवें हिस्से में जाके निकलेगा, इसका आर क्या होगा। तो आर को आर ही रहने देते हैं। ए की जगह एक्स आ गया 21 माइनस आर, बी की जगह -1/x² आ गया, -1/x² और आर एज इट इज। सिंपल। स्पेसिफिक टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला लगाया, उसमें अपने एक्सप्रेशन में से ए बी एन आर लगा दिया, आर नहीं था तो आर को आर ही रहने दिया। एक्स
x21 माइनस आर, -1 की पावर r अलग कर लेते हैं, x2r अलग हो गया। यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब लुकमान आपने क्या करना है, तमाम x इकट्ठे करने हैं। ये 2r नीचे ऐड हो रहा है, ऊपर आके क्या हो जाएगा माइनस। शाबाश, समझदार हो गए। टी आर प्लस 1th टर्म 21 CR x21 माइनस 3R इंटू -1 रेज टू पावर R। ये अभी हमने अपना एक्सप्रेशन बनाया। जो जो ए बी एन आर में से गिवन था उसको स्पेसिफिक फार्मूले में लगा दिया। स्पेसिफिक टर्म फार्मूले में लगाने के बाद तमाम एक्स इकट्ठे कर दी। ये एक क्वेश्चन अपनी पूरी फैमिली की अक्कासी कर रहा है। ये मेथोडोलॉजी जो है ये इस नेचर के तमाम क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट होगी बॉयज एंड गर्ल्स। अब मुझे तो कहा गया है कि जो टर्म मैं फाइंड करूं उसमें एक्स का वजूद ही ना हो। जो टर्म मैं फाइंड करूं दैट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इफ इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स देन द पावर ऑफ एक्स शुड बी 0। तो फिर मैंने कंपेयर कर दिया। x रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू x रेज टू पावर 21 माइनस 3r। 0 इज इक्वल टू 21 माइनस 3r, r की कीमत आ गई 7। ठीक है लुकमान, जिसमें कहा हो x23 फाइंड करें, x की पावर फलानी फाइंड करें, ये फाइंड करें, वो फाइंड करें, तमाम x इकट्ठे कर लें, बाद में जो रिक्वायरमेंट थी उसके साथ उसको कंपेयर कर लें, r हमेशा वहीं से निकलेगा। ये हो गया r प्लस 1 यानी कि 7 प्लस 1 8th टर्म। r प्लस 1 यानी कि 7 प्लस 1 8th टर्म। 21C7 21 माइनस 3 इंटू 7 माइनस 1 रेज टू पावर 7। कैलकुलेटर पे तमाम स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है जी? 8वीं टर्म ऐसी होगी जिसमें x नहीं होगा। अब टर्म 8वीं है, r 7 था, r प्लस 1th टर्म काउंट होती है तो 7 प्लस 1 8th टर्म। 8वीं टर्म ऐसी है इसमें जिसमें x की वैल्यू x नहीं होगा, x रेज टू पावर 0 होगा। वो टर्म कांस्टेंट टर्म कहलाएगी या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। गॉट इट लुकमान? नेक्स्ट मिडल टर्म्स। जब जब बाइनोमियल थ्योरम हम एक्सपेंड करते हैं हम ये रियलाइज कर रहे हैं, हम अब ये जान चुके हैं कि नंबर ऑफ टर्म हमेशा टोटल पावर से एक ज्यादा होती है। अगर आपने 10th पावर को एक्सपेंड किया था तो 11 टर्म्स निकलेंगी, और अगर 5 टर्म्स को एक्सपेंड 5th पावर को खोला था तो 6 टर्म्स निकलेंगी। तो अगर पावर ओड है तो उसमें 1 ऐड कर दोगे, वो क्या बन जाएगा? इवन नंबर। इसी तरह इफ n इज इवन देन नंबर ऑफ टर्म्स आर ओड। अब अगर किसी की पावर 12 है तो एक टर्म ज्यादा निकलनी है। 12 वाले में से कितनी चीजें बाहर निकलेंगी लुकमान? 13। ओड नंबर ऑफ टर्म। क्लियर है? तो अगर n ओड है तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, और अगर n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स ओड है।
नेक्स्ट, पहले ओड को देख लेते हैं। लुकमान, आपके पास 13 आइटम्स हैं, अगर 13 चीजें हैं, 13 नंबर्स हैं, उनको अरेंज किया हुआ है, तो इसमें से सेंटर निकालना आसान है। सातवें नंबर की टर्म्स को, सातवें नंबर की टर्म को आप अलहदा कर लें। 6 पहले 6 बाद में, हो गया बंटवारा, मिडल हिस्सा हो गया। तो ओड टर्म्स में से हमेशा मिडल टर्म निकालना आसान है। सिंगल मिडल टर्म निकलती है, आधा डाटा उससे पहले, आधा डाटा उससे बाद। तो फार्मूला हो जाएगा n/2 प्लस 1th टर्म will be middle term. Got it? अब इवन चीजों में बंटवारा करना मुश्किल है। मेरे पास 8 आइटम्स हैं, मैं इनका सेंटर करना चाहता हूं, तो एक नंबर से मैं इनका सेंटर नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर 8 चीजों में से लुकमान, अगर मैं 5वें नंबर वाली आइटम बाइट करता हूं, तो इधर 4 और इधर कितनी बची? 3। बंटवारा हुआ, लेवल हुआ, बैलेंस हुआ, मिडल बना? नो, मिड नहीं बनता। लेकिन अगर मैं 2 बाहर कर लूं, कि चौथे नंबर वाली टर्म भी बाहर कर लूं और 5वें नंबर वाली टर्म भी बाहर कर लूं, तो 3 टर्म्स इधर, 3 टर्म्स इधर, मिड निकल गया, मिडल टर्म का फैसला हो गया। तो जब इवन नंबर होगा, नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है, तो देयर विल बी 2 मिडल टर्म्स। एक मिडल टर्म निकाल के मिड पॉइंट नहीं निकलेगा, 2 मिडल टर्म्स निकालोगे तो बैलेंस होगा, आधा ऊपर आधा नीचे। अब वो निकालनी कैसे है? Got it? समझ गए मेरी बात को? चलें, स्क्रीन प्लीज। लुकमान, आपका थोड़ा सा ताउन चाहिए। आपने अब इससे देखना है और बताना है कि ये क्या है, क्या नहीं है। इसकी पावर है 10, इत्तेफाक से इसकी भी पावर 10 का मतलब है n इज इवन, इवन नंबर है ना 10, तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी ओड। सिक्स्थ टर्म विल बी द मिडल टर्म, और आर की कीमत हमेशा टर्म से एक कम होती है, तो आर क्या आ गया? 5। अगर 6वीं टर्म मैंने निकालनी है, तो आर फिर क्या आ गया? 5। गॉट इट? ये आगे आपने खुद कैलकुलेट करना है। फार्मूला आपने यही लगाना है। आर आपको नंबर ऑफ टर्म से पता चल जाएगा, एन गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है। आर आपको नंबर ऑफ टर्म से पता चल जाएगा, और नंबर ऑफ टर्म जो है वो हमेशा 1 लेस होता है, किससे? सॉरी, आर हमेशा लेस होता है, 1 लेस होता है नंबर ऑफ टर्म से। अगर 7वीं टर्म है तो आर 6 है, 10वीं टर्म है तो आर 9 है। गॉट इट? ये फार्मूले में वैल्यूज आपने खुद लगानी है, और जहां पे कहीं आप ओड पावर देखेंगे, ताक अदद देखेंगे, वहां पे 2 मिडल टर्म्स होंगी, दोनों का आर अलग अलग होगा और दोनों अलग अलग ही सोल्व होंगे। क्लियर है? गॉट इट? समझ आया आप सबको? इजी था? चलें जी। फाइंड द स्पेसिफिक कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि जो भी आपका अननोन है
उसमें जो स्पेसिफिक टर्म मेंशन की गई है उसका कोफिशिएंट फाइंड करें। मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लेता हूं, ये सबसे बेटर है। a6b³ लुकमान इन 2a माइनस b/3⁻⁹ मैंने a6b³ का कोफिशिएंट फाइंड करना है। a6b³ का कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो वही फार्मूला, स्पेसिफिक टर्म फाइंड करने वाला फॉर्मूला वही हमने यूज करना है। 100 बीमारियों का एक इलाज। n है 9, r मैंने फाइंड करना है। a की जगह पर 2a, 9 माइनस r, b की जगह पर माइनस b/3⁻⁴ r। अब मुझे a6 और b³ चाहिए। a और b इकट्ठे करूंगा साथ साथ, यानी कि लिखूंगा इधर 2 की पावर 9 माइनस r अलग हो गया, a की पावर 9 माइनस r अलग हो गया। गॉट इट। अब b मुझे इधर पॉजिटिव चाहिए, मैं क्या करने लगा हूं, -1/3 की पावर r अलग कर दिया, b की पावर r अलग कर दिया। वो माइनस को मैंने दूसरे टर्म में एडजस्ट कर दिया, -1/3 में एडजस्ट कर दिया। अब 9cr 2⁻9 माइनस r -1/3⁻r a⁻9 माइनस r b⁻r। अब इसकी जगह पर मुझे क्या चाहिए, मुझे लुकमान इसकी जगह पर चाहिए a6b³। a6b³ अब a⁻9 माइनस r b⁻r को कंपेयर कर दूं इसके साथ, नाइन माइनस r इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 3, और यहां से भी r क्या आना चाहिए, 3। दोनों r हमेशा सेम होने चाहिए। अगर किसी वजह से आपके सेम नहीं आ रहे तो ये एक्सप्रेशन, ये फॉर्मूला गलत है। अब r अगर 3 है तो ये टर्म हो गई फोर्थ। टू की पावर 6 64 -1/3 की पावर 3 -1/27 a6b³। तमाम स्टूडेंट्स ने कैलकुलेटर पे ये कैलकुलेट करना है और इसके साथ -64/26 मल्टीप्लाई कर दें। अब इसमें से कोफिशिएंट याद रखें, सिर्फ इतना हिस्सा, ये हिस्सा सिर्फ कोफिशिएंट है। कैलकुलेटर से 9c3 जज करें, उसको -64/27 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आ जाएगा कोफिशिएंट। क्लियर है? ठीक है। इस चैप्टर में अभी हमारे मजीद कई SLOs रहते हैं। ये सबसे लंबा चैप्टर है और सबसे मुश्किल भी कंसीडर होता है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं जिस तरह हम आपको चला रहे हैं तो इंशाल्लाह आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में।